मेरी आवाज आ रही है सबको? जी यस आ मैम। रही है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मतलब कि कौन से लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ये सारी चीजें हम लोग बेसिक डेफिनेशंस देखे थे कि नोटिस क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब देखे थे। अब चैप्टर 2 में हम लोगों को ये चीज कवर करना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती कैसे है, मतलब कि एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता कैसे है, वो चीज दिया गया है चैप्टर 2 में। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर 2 किस बारे में बात करता है? रूल्स के बारे में बात करता है कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के पीछे क्या रूल्स है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एक है सेक्शन 5 से 37 और एक है सेक्शन 38 से सेक्शन 53A। सेक्शन 5 से सेक्शन 37 जो है वो सारे रूल्स के बारे में बात करता है कि एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, इन दोनों, एक इमूवेबल और एक मूवेबल प्रॉपर्टी, इन दोनों के ट्रांसफर का जो रूल्स होता है वो डील करता है सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 37। और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मूवेबल नहीं, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो रूल्स होते हैं उसको कौन डील करते हैं? सेक्शन 38 से सेक्शन 53A। तो बेसिकली ये कैटेगराइज हो गया दो पार्ट में। बेसिकली आप चैप्टर 2 समझिएगा कि चैप्टर 2 रूल्स है कि एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है, उसके रूल्स क्या है। तो मैंने क्या बताया, इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का रूल है सेक्शन 5 से लेके 37 में, और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का रूल है सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 53A में। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेक्शन 5 के तरफ कि सेक्शन 5 क्या होता है। तो सेक्शन 5 ये बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट है, एक एक्ट है लिविंग पर्सन का। जो मैंने बोला था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन के बीच ही हो सकता है, जिन जो अभी गुजर चुके हैं विल के थ्रू, टेस्टामेंट्री, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंटरवाइवस ही हो सकता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? एक एक्ट है किन लोगों का? लिविंग पर्सन का। और यहाँ लिविंग पर्सन मतलब सिर्फ इंसान से डेडिकेट नहीं किया जा रहा है। लिविंग पर्सन, जो पर्सन का डेफिनेशन होता है वो दो भाग में बटा होता है। एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है? जिनको नेचर ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, आप लोग नेचुरल पर्सन है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनको लॉ ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को लॉ ने बनाया है, वो रजिस्टर होता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, तब वो जाके कंपनी कहलाता है। वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, तो उसको भी हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो लिविंग पर्सन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो एक्ट है, वो लिविंग पर्सन सिर्फ नेचुरल पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा है, वो आर्टिफिशियल पर्सन को भी डिनोट कर रहा है। मतलब कि वो कंपनी को भी डिनोट कर रहा है, एसोसिएशंस को भी डिनोट कर रहा है, पर्सन्स को भी डिनोट कर रहा है। तो ठीक है, तो सेक्शन 5 बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट है इन लोगों का, लिविंग पर्सन। और लिविंग पर्सन यहाँ इंक्लूड करता है बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, मीन्स बोथ ह्यूमन बींग्स एंड कंपनीज, एसोसिएशंस एक्सेट्रा। ठीक है, क्या करने के लिए? टू प्रॉपर्टी को कन्वे करने के लिए। मतलब समझिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है वो लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है एक प्रॉपर्टी को कन्वे करने के लिए। एक प्रॉपर्टी को कन्वे करने का क्या मतलब है? मतलब प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव हो रहा है। समझ में आया? मतलब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट कर रही हूँ, मैं एक लिविंग पर्सन हूँ और मेरे थ्रू आपके तरफ एक प्रॉपर्टी मूव कर रहा है, तो उसको बोला जाता है कन्वे प्रॉपर्टी। या फिर मैं एक कंपनी हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, टाटा लिमिटेड हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचना है, सेल करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे इंडिविजुअल को सेल कर रही हूँ, तो मैं भी उस प्रॉपर्टी को कन्वे कर रही हूँ, उस प्रॉपर्टी को मूव कर रही हूँ फ्रॉम मी टू अदर पर्सन। ठीक है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब इसका क्या मतलब है कि इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फ्यूचर प्रॉपर्टी को बेच दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसको फ्यूचर में बेचने का प्रॉमिस करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर डेट है,
15 अगस्त है, 15 अगस्त 2025 है। ये 15 अगस्त 2025 को मैं क्या करूंगी, अपना प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर कर दूंगी, आपको कन्वे कर दूंगी। तो ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट में मैंने क्या किया, आपको अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जैसे कि आप लोग बच्चे होंगे, तो आपके जब मम्मी पापा होते होंगे तो वो लोग आपको क्या बोलते थे कि अगर तुम 10 बोर्ड में अच्छे 95% से ज्यादा मार्क्स ले आओगे तो मैं फ्यूचर में तुमको साइकिल दे दूंगा। ऐसा प्रॉमिस करते थे कि अभी तुम एक अच्छा कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल कर लोगे तो फ्यूचर में मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। तो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रॉमिस फ्यूचर में होता है वो भी कवर होता है सेक्शन 5 ऑफ टीपी एक्ट में। ठीक है, मतलब इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, कि आज के डेट में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आज के डेट में भी ट्रांसफर हो सकता है, या फ्यूचर में भी वादा कर सकते हैं कि ये जो XYZ प्रॉपर्टी, अगर तुम ये पर्टिकुलर काम करते हो तो मैं तुम्हें 2026 में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, फिर क्या है, प्रॉपर्टी समझ में आया। प्रॉपर्टी मतलब बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेक्शन 5 से लेकर 37 बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात करता है। और ये ट्रांसफर किसको होगा, टू अनदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। मतलब अनदर लिविंग पर्सन तो आप लोग सब समझ रहे होंगे कि एक लिविंग पर्सन है ए है, या एक कंपनी है जो ए है, वो अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है बी को, या किसी ऑर्गेनाइजेशन बी को, ये हम लोग सब समझ रहे हैं। लेकिन खुद को कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, तो खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए एक कंडीशन है। अगर एक इंसान एक टाइम में दो रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन भी है और वो उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट भी है, तब वो अपने शेयर्स को या अपने प्रॉपर्टी को अपने एक डेजिग्नेशन से अपने दूसरे डेजिग्नेशन में ट्रांसफर कर सकता है। तो इसीलिए बोला गया है कि एक पर्टिकुलर आदमी अपने आप को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है अगर वो एक बार में दो रोल प्ले कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो चेयरमैन भी है और एजेंट भी है, तो वो एज अ चेयरमैन अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया एज एन एजेंट। ठीक है, तो सेक्शन 5 यही बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट है किसका, लिविंग पर्सन का। हेयर लिविंग पर्सन मीन्स बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब बोथ ह्यूमन बींग और कंपनी एसोसिएशन एक्सेट्रा, जो करता है कन्वे प्रॉपर्टी। कन्वे प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी को दूसरे को, एक प्रॉपर्टी दूसरे तक मूव कर रहा है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। आज की डेट में या तो तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, या तुम वादा कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल मैं, तुम अच्छा परसेंटेज लाओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा। इस टाइप का जो होता है उस पर्टिकुलर ट्रांसफर को फ्यूचर में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। और टू अनदर लिविंग पर्सन तो वेरी मच क्लियर। टू हिमसेल्फ मतलब क्या होता है, एक आदमी खुद को प्रॉपर्टी कैसे देगा, वो क्या करेगा, एज चेयरमैन। अगर वो एक बार में दो रोल प्ले कर रहा है तो वो एज चेयरमैन अपना प्रॉपर्टी अपने आप को एज एजेंट ट्रांसफर करेगा। तो सेक्शन 5 इतना ही बोलता है। ये अब मैम सेक्शन, ये मैम सतीश जी को बोल दीजिए वीडियो ऑफ कर लें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। सतीश जी आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद है सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट। सेक्शन 6 एक नेगेटिव सेक्शन है। सेक्शन 6 एक पॉजिटिव सेक्शन नहीं है, सेक्शन 6 एक नेगेटिव सेक्शन है। इसका क्या मतलब है, सेक्शन 6 मतलब होता है कि हम क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या जाने कि हम लोग क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, एक मूवेबल और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं वो हमें दिया गया है सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट में, कि हम किस पर्टिकुलर चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पहला है हमारा स्पेक सक्सेशन। स्पेक सक्सेशन मतलब क्या होता है, होता ये है कि जब हम एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होते हैं तो हम 3 जनरेशन के जो होते हैं लोग, वो 3 जनरेशन को प्रॉपर्टी मिलता है। मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड मतलब कि ग्रैंडफादर, फादर और उसके सन, फिर वो 3 जनरेशन को मिलेगा। उसके नीचे 3 जनरेशन, आप लोग फैमिली लॉ में पढ़े होंगे कि जो 3 जनरेशन प्लस जो सबसे बड़ा हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, मतलब कि उसको अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलता है। तो यहाँ पे स्पेक सक्सेशन में ये बोला जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है दादाजी का,
तो दादाजी से वो मिलेगा तुम्हारे पापा को। जब पापा को मिलेगा तो बच्चे को मिलेगा, ये बच्चे को पता है कि ये मेरे दादाजी का प्रॉपर्टी है, तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। लेकिन वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अभी बच्चे को मिली नहीं है। बच्चे ने अज्यूम कर रखा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरे दादाजी की है, तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेचने का ट्राई किया। तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं बेच सकता है। वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी और को इसीलिए नहीं बेच सकता है क्योंकि अभी तक उसको वो प्रॉपर्टी मिली नहीं है। उसने बस अज्यूम किया है कि उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, और इन नियर फ्यूचर उसको ये प्रॉपर्टी मिल भी जाएगी। वो क्योंकि सक्सेशन के थ्रू मिल भी जाती है तो मिल भी जाएंगी, लेकिन आज के डेट में उसको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं मिली है। तो जब तक उसके हाथ में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। फिर दूसरा क्या है, मेयर राइट ऑफ री एंट्री। मेयर राइट ऑफ री एंट्री मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने बी को लीज में एक प्रॉपर्टी दी हुई है, ए ने बी को रेंट में दिया हुआ है एक प्रॉपर्टी। तो ए कभी भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एंट्री कर सकता है। ए कभी भी उस प्रॉपर्टी में अपना राइट दिखा सकता है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर है। तो ए कभी भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में री एंट्री कर सकता है। लेकिन क्या ए अपने इस राइट को सी को बेच सकता है या सी को सेल कर सकता है या कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ए का जो राइट ऑफ री एंट्री है अपने ओन प्रॉपर्टी में, कि वो अपना ओन प्रॉपर्टी को री एंट्री कर लेगा क्योंकि उसने बी को लीज में दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी, इस पर्टिकुलर राइट को वो सी को नहीं ट्रांसफर कर सकता है। ये है दूसरा एक्सेप्शन कि हम किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये मैम फिर दूसरा, ये दोबारा बता दीजिए, ये री एंट्री वाला, ये री एंट्री का मतलब क्या है? किराएदार को रखा तो उसको जब मर्जी हो निकाल के री एंट्री कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, री एंट्री मतलब कि आप किराएदार को रखे, हाँ तो आप किराएदार को रखे हैं तो किराएदार को एक टेन्योर के लिए रखे हैं। जब वो किराएदार को एक टेन्योर के लिए रखे हैं तो वो किराएदार हमेशा के लिए तो वहां नहीं रहेगा ना। तो कभी आप बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम तक आप मेरे घर में रहिए, उसके बाद आप घर को खाली कर दीजिए। ये उसके पास अधिकार है कि वो अपने इस राइट को मतलब निभा रहा है और बोल रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर राइट है, ये अपने इस पर्टिकुलर राइट को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है कि तुम मतलब सी को। ये जो रेंट एग्रीमेंट का सपोज अगर टाइम है 5 साल का और एक हाँ साल में मकान मालिक को लगा कि अब मुझे रहना है, तो वो बोल सकता है हाँ कि आप खाली करो, बट ये राइट किसी थर्ड को नहीं दे सकता है। ये हाँ गलत है, हाँ क्योंकि अगर टेन्योर पूरा हो गया तो फिर तो वो टेनेंट है नहीं, फिर वो ये री हाँ एंट्री करे या कोई भी करे। लेकिन हाँ ये मकान तो लेकिन बेच लेते हैं ना किराएदार के रहते रहते भी। हाँ, ये मकान बेच लेते किराएदार के, कुछ इलीगल तरीके से काम करते हैं। हो सकता है कि वो किसी और को बेच दिए कुछ एग्रीमेंट करके, लेकिन ये करना तो नहीं चाहिए। तो ये री एंट्री का मतलब ये एंट्री है या ये सेल से हम इसको मतलब वो करेंगे? सेल नहीं, सेल नहीं, ये एंट्री है कि उसको हटा के अपने खुद, जैसे जो आपने पहले बोला कि वो इस इंसान को मतलब कि बोल दे कि तुम खाली करो, और वो खुद एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करके वो क्या कर रहे हैं, किसी और को ये राइट नहीं दे रहे हैं। यही है जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, वो है। सेल का कुछ नहीं है। मैम ये नोट्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे ना? हाँ, मैं इसको आज ही शेयर कर दूंगी। और फर्स्ट क्लास में भी आपने कोई नोट शेयर करे थे? नहीं, वो भी आज कर दूंगी। थैंक यू मैम इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को ये राइट नहीं दे सकता मकान मालिक? क्या? जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, हाँ किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है कि उसकी प्रॉपर्टी को वो देख रेख करेगा, जो है सारे काम करेगा, किराए पे देगा वगैरह वगैरह। तो हाँ, वो क्योंकि री एंट्री का राइट नहीं दे सकता, री एंट्री का राइट नहीं दे सकता। ओके, राइट टू री एंट्री किसी को नहीं दे सकता। अब तीसरा है ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। अब ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज मतलब क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर लैंड है, आपका वो पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड से अटैच है एक कुआं। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड से एक छोटा सा कुआं अटैच है, और वो लैंड काफी बड़ा है और बहुत दूर तक फैला हुआ है, और वो पर्टिकुलर लैंड में अटैच है कुआं जो कि काफी छोटा सा है। तो आप उस पर्टिकुलर लैंड को बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो
लैंड है वो किसी और का है और उसमें छोटा सा कुआं आपका है, मतलब कि एक पर्टिकुलर लैंड है जो किसी और का है, उसमें एक छोटा सा कुआं आपका है या फिर अटैच हो गया है, तो आप उसको नहीं बेच सकते। इसका मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो आपकी है, जिसके साथ जुड़ी हुई एक और प्रॉपर्टी है जो आपकी नहीं है, अगर वो आपके प्रॉपर्टी से छोटी हुई, तब आप अपने प्रॉपर्टी को किसी और को सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है जो किसी और प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है और वो प्रॉपर्टी आपके प्रॉपर्टी से बड़ी हुई, तब उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ये वाला? जैसे ए है, ए के पास एक लैंड है, एक लैंड है उसके पास जो कि काफी बड़ा लैंड है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, उसमें एक कुआं है, वो बहुत छोटा सा है। तो ए उस प्रॉपर्टी को आसानी से सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी और को। लेकिन अगर ए के पास वही लैंड है जो बहुत छोटा सा है और कुछ और उस लैंड से एक बहुत बड़ा सा रोड जा रहा है, एक लैंड है जो छोटा सा है और उस लैंड से बहुत बड़ा सा एक रोड जा रहा है, तो ए उस पर्टिकुलर लैंड को सेल नहीं कर सकता है। समझ में आया? वो प्रॉपर्टी कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। जब वो प्रॉपर्टी किसी और प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, तो आप सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बेस करेगा कि आपका प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ा है या सामने वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ा है। अगर सामने वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ा है, जैसे लैंड से अटैच एक बड़ा सा हाईवे जा रहा है, तो आप उस लैंड को नहीं बेच सकते। लेकिन अगर लैंड में एक छोटा सा कुआं बना हुआ है, तो आप उस लैंड को आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है? तो मैम इसमें कुआं किसी और का हुआ तब भी बेच पाएंगे, क्योंकि ये अगर हाँ, क्योंकि कुआं ऐसे तो बेसिकली किसी और का होना चाहिए नहीं, लेकिन हो गया तो भी अगर कुआं छोटा सा है, बहुत मतलब ये है, मतलब उसका वैल्यू बहुत कम है उस लैंड के मुताबिक, तो हम बेच देंगे। वो पर्टिकुलर आदमी को कुछ मतलब कि वैल्यू देख के उस कुआं का, वो पर्टिकुलर लैंड को हम बेच सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर लैंड से एक हाईवे जा रहा है, तब हम उस लैंड को नहीं बेच पाएंगे। नहीं, ये कहने का मतलब है कि अगर लैंड में कोई बहुत कीमती बड़ा सामान हो तो उस टाइम हाँ नहीं बेच पाएंगे, अगर छोटा मोटा हाँ है तो बेच लेंगे, यही हुआ ना मतलब। हाँ 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 हाँ, इसका मतलब यही है। मैम ईजमेंट राइट का मतलब क्या है? इसमें तो ये रहता है ना, जैसे किसी को रास्ता यूज करने के लिए दे रखा है, अगर मान लो हाँ, तो वो प्रॉपर्टी। ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, इसका मतलब यही है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? जो बड़ा सा, जो डोमिनेट कर रहा है दूसरे प्रॉपर्टी को। ईजमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि गली है, उसमें हवा चल रही है, या एक रोड है, कॉमन रोड है जो सबके लिए है, तो कुआं भी क्या होता है? कॉमन होता है। तो डोमिनेंट हेरिटेज मतलब क्या? ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। इसका क्या मतलब है? डोमिनेंट, जो प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी को डोमिनेट कर रहा है, जो प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी जिसके साथ अटैच है, अगर आपका प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के साथ अटैच है वो डोमिनेट कर रहा है, ईजमेंट्री ही। कुआं भी तो क्या होता है? सबके लिए यूज, सबके यूज के लिए होता है। तो अगर वो किसी को डोमिनेट कर रहा है, तो आप बेच सकते हैं। पर अगर वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, अगर वो जो इजमेंट्री राइट है वो डोमिनेट कर रहा है आपके प्रॉपर्टी को, तब आप अपने प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। नहीं मैम, वो एक्सक्लूड करके नहीं बेच सकते ऐसे तो, मतलब जो है कि हाँ, जैसे उसको एक्सक्लूड गाँव में करने का, अगर आप कागज पत्तर कर, अगर आपके जमीन के बीच से ही ये चाह रहा है, रोड निकल गया है, तब आप क्या करेंगे? तो वो छोड़ के बेच सकता है। मैडम जमीन तो बेच ही सकते हैं ना। जमीन हम लोग बेच सकते हैं अगर वो रोड के साथ अटैच नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट के साथ ये जो तो रोड कागज रोड लिखा पढ़ी कर दे कि वो रोड हमारे साथ अटैच नहीं है, और अगर जमीन को रोड अटैच अगर से हटा दे। मैडम रोड अगर सरकारी है तो वो तो एक्विजिशन में चला जाएगा, वो तो हमको। ईजमेंट्री है ना, तो सरकारी ही है, सबके यूज के लिए है वो रोड। हाँ, तो उस पर लैंड क्यों नहीं बेच सकते? मैंने रोड के बगल में लैंड लैंड नहीं के बेच साथ सकते? अगर वो रोड अटैच है, और एक ऐसे इस तरीके से वो रोड अटैच है कि अगर वो लैंड को आप किसी को मतलब हट गया, तो वो रोड काम करना बंद कर देगा, तब आप नहीं बेच सकते। हाँ, वो तो हिंड्रेंस तो कर ही नहीं सकते। अगर लैंड साइड में है कि रोड चल रहा है, रोड के बगल में, हाईवे के बगल में लैंड है, तो वो आप आराम से बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर लैंड से जुड़ा हुआ है रोड, और रोड समझ गए, अगर मतलब उसे कि सबके पैसेज यूज दिया के लिए गया है, है उसको ईजमेंट के लिए और तो। वो रोड लैंड से ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो लैंड को डोमिनेट कर रहा है, आपका लैंड है छोटा सा और वो रोड आपके लैंड को डोमिनेट कर रहा है, तब आप उस लैंड को नहीं बेच सकते। मैम इसमें जैसे ईजमेंट में ये रहता था कि वो जो पिछले सेमेस्टर में जो हल्का फुल्का समझ में आया उसके हिसाब से
कि हाँ अगर मान लीजिए मेरी लैंड है और मेरे पीछे हाँ किसी दूसरे की लैंड है, अभी हाँ उसको जो है कि मेन रोड पे आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उसको हाँ कहीं से रास्ता चाहिएगा, तो टेम्परेरी जो है जो पीछे की लैंड है उनको हाँ अपनी जमीन से मान लो 8 फीट का एक रास्ता दे दिया, हाँ तो दैट विल बी आई थिंक ईजमेंट। तो यस वो यस जो हाँ 8 फीट वाला जो रास्ता दिया है, हालांकि वो जमीन में ही हाँ है, बट दूसरे को हाँ क्योंकि मेन रोड पे क्योंकि उस अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए भी एक्सेस चाहिए, तो हाँ वो जमीन छोड़ के मेरे ख्याल मतलब जो है कि बाकी को बेच सकता होगा जो ईजमेंट वाला, हाँ क्योंकि अगर वो बेच हाँ दिया और अगले वाला आ गया कि जी मैं तो जो है ये जमीन का पैसा दिया है जो ईजमेंट वाला भी है, तो मैं तो ये यूज हाँ करने नहीं दूंगा, हाँ ऐसा केस है या फिर जो है कि आप जो यही बोल होना रहे हैं चाहिए। वो भी सही है, पर मैं मतलब आपका से लोग समझेंगे कि नहीं पता नहीं। आप बस इतना समझिए ना, आप इतना डिटेल में जाइएगा तो एग्जाम में लिखने में आपको दिक्कत होगा। आप बस इतना समझिए कि सामने वाला प्रॉपर्टी तभी तो आपके लिखेंगे। प्रॉपर्टी से अटैच होके है। आप बस इतना समझिए कि सामने वाला प्रॉपर्टी आपके प्रॉपर्टी से अटैच होके है, और वो जो सामने वाला प्रॉपर्टी जो आपके प्रॉपर्टी से अटैच होके है वो आपके प्रॉपर्टी को डोमिनेट कर रहा है। और जब वो प्रॉपर्टी आपके प्रॉपर्टी को डोमिनेट कर रहा है और आपके प्रॉपर्टी से अटैच होके मतलब आपके प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा सा वो प्रॉपर्टी है, तब आप अपने प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते किसी और को। वो आपका प्रॉपर्टी होगा लेकिन आप किसी और को उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। वही अगर एक प्रॉपर्टी आपके प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, वो आपके प्रॉपर्टी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, मतलब वो आपके प्रॉपर्टी से बड़ा नहीं है, बल्कि आपका प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को डोमिनेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कुआं, तब आप अपने प्रॉपर्टी को इजीली बेच सकते हैं। आप ऐसे समझिए बस। ओके मैम, कंटिन्यू करिए। ठीक है। अब है नेक्स्ट, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस का बहुत होता है कि एक आदमी को अपने पेरेंट को मेंटेन करना होता है, अपने चाइल्ड को मेंटेन करना होता है, अपनी वाइफ को मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ डिवोर्स हो गया, ए और बी का डिवोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए ये नहीं बोल सकता कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस करने का राइट सी को बेचता हूँ, सी जो है सी को सेल करता हूँ या सी को ट्रांसफर करता हूँ, ये ए नहीं बोल सकता। जो मेंटेन करने का प्रोविजन होता है वो ए को ही करना पड़ेगा। अपने माता पिता को मेंटेन करना है, जैसे मेंटेनेंस हम लोग सीआरपीसी जो बीएनएसएस हो गया मेंटेनेंस, तो वो जो मेंटेन करने का जो राइट होता है, वो ड्यूटी होता है, वो पर्टिकुलर ड्यूटी को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। ए और बी का डिवोर्स हो गया, कोर्ट ने बोला कि जो बी है वो सक्षम नहीं है खुद को पालने के लिए, तो ए को बी को मेंटेन करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे अलाउंसेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए ये नहीं बोल सकता कि ये जो मेरा राइट ड्यूटी है वो मैं सी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये ए नहीं कर सकता, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो बी को मिला है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो बी को मिला है कि तुम अपनी बेटी का शादी कराने के लिए ये प्रॉपर्टी लो। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बी को मिला है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की ये जमीन लो, जब तक तुम्हारी बेटी का शादी नहीं होता है तब तक तुम इसको यूज करो। तो वो अपनी बेटी का शादी के लिए वो उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा। लेकिन यहाँ जो बी है उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसके पास बस उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी है। उसको वो प्रॉपर्टी मिला है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कि मुझे अपनी बेटी का शादी करना है, उसकी बेटी का शादी हो गया, बस खत्म। अब इस प्रॉपर्टी को बी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। यस मैम। हाँ। अब किसी को सैलरी मिल रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो ये सैलरी ये स्टाइपेंड कोई भी अपने सैलरी को या अपने स्टाइपेंड को किसी और आदमी को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे सरकारी ऑफिस में,
किसी भी पब्लिक सर्विस में एक पर्टिकुलर जज है, उस पर्टिकुलर जज को एक पर्टिकुलर सैलरी मिल रहा है या पर्टिकुलर अलाउंसेस मिल रहा है। अब जज नहीं ट्रांसफर कर सकता कि मैं काम करूंगा लेकिन ये पर्टिकुलर सैलरी तुम मेरे सी को ट्रांसफर कर दो, मुझे ना देके सी को दे दो, ये काम जज नहीं कर सकता। तो ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, जो सैलरी ट्रांसफर है, ये जज कभी नहीं कर सकता या कोई भी आदमी कभी नहीं कर सकता अपनी सैलरी को या अपने स्टाइपेंड को ट्रांसफर। ठीक है। अब नेक्स्ट है पेंशन। कोई भी आदमी अपने पेंशन को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर पेंशन मेरा है, ये पर्टिकुलर पेंशन मेरा आ रहा है तो इसको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ सी को। ए को पेंशन आ रहा है तो ए के नाम से ही पेंशन आएगा। ए के पास राइट नहीं है कि अपने पेंशन वाले राइट को वो किसी और को ट्रांसफर कर दे। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? कोई आदमी के घर में हवा चल रही है, क्या उस हवा को कोई आदमी ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई आदमी के रोड साइड से पानी निकल रही है, क्या उस पानी को कोई ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसके घर के पास जमीन मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नेचुरल चीज है, क्या वो उस चीज को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम लोग हवा, पानी, ये सारे चीजों को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो चांद सितारे होते हैं, जो मूवीज में आते हैं कि हम चांद सितारे ले आएंगे, वो चांद सितारे एक्चुअली में टीपी एक्ट में लिखा हुआ है कि हम किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरल फेनोमेना है। ठीक है। तो हम क्या क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? पहला, हम ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आपको मिलने वाला है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो आप जस्ट एज्यूम करके कि ये तो मुझे फ्यूचर में मिल ही जाएगा तो मैं आज इसको ट्रांसफर कर दूंगा, हम ये नहीं कर सकते। दूसरा, मेयर राइट ऑफ री एंट्री। एक आदमी किसी और आदमी को लीज में कुछ काम कुछ प्रॉपर्टी दिया है तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का री एंट्री कर सकता है, लेकिन अपना इस री एंट्री के राइट को वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तीसरा है ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके प्रॉपर्टी से अटैच है, वो उसके प्रॉपर्टी को डोमिनेट कर रही है, मतलब उसके प्रॉपर्टी से बड़ी है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वही कोई भी प्रॉपर्टी जो उसे जिससे उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेट कर रही है, तब वो अपने प्रॉपर्टी को इजीली ट्रांसफर कर देगा। फिर मैंने क्या बताया, किसी को मेंटेन करने का राइट या ड्यूटी जो हमें मिला हुआ है वो हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बोला, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो किसी रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, किसी पर्पस के लिए किसी को मिला हुआ है, वो पर्पस के लिए जो मिला है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। अपने सैलरी, अपने स्टाइपेंड, अपने पेंशन को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। हवा, चांद, मून, पानी, नदी, ये सब को कोई भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 बोलता है कि कौन कौन पर्सन है जो कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए। वो कौन से पर्सन होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर चीज को ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। कोई भी तो ऐसे भी, ये सेक्शन 6 भी बताया आपने या 5 ही चल रहा था? ये 6 बताया मैंने। 5 मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक आदमी से, एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में ट्रांसफर हो रहा है या एक लिविंग बीइंग अपने खुद को भी ट्रांसफर कर रहा है, तो इतना ही ये मैंने 5 में बताया। 6 में मैंने बताया एक इंसान क्या क्या चीज ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है। अब 7 में मैं बता रही हूँ कि कौन कौन इंसान कॉम्पिटेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। तो कौन कॉम्पिटेंट होता है? वो इंसान जो उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है, वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है। एक पर्सन को ओनर होना जरूरी है, या एक पर्सन है जिसने दूसरे आदमी को पावर दे रखा है कि तुम मेरे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करो, तो वहां पे भी एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है। तो एक पर्सन जो ओनर होता है, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, वही ट्रांसफर कर सकता है। वही ऑन द अदर हैंड एक प्रॉपर्टी का मालिक है 5 साल का बच्चा,
तो क्या वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। तो एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एक आदमी को 18 प्लस होना जरूरी है। एक आदमी 18 प्लस होगा, ये जरूरी है। वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो इंसेन नहीं होना चाहिए, और वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मतलब लॉ द्वारा उसको मनाही नहीं किया गया होगा, मतलब सेक्शन 6 में जो लिखा हुआ है या फिर और भी लॉज में जो लिखे हुए हैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, वो नहीं होना चाहिए, तब वो इजिली एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आया? कौन कौन एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं? वो आदमी जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो 18 प्लस होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 बहुत इजी है। सेक्शन 8 ये बोलता है जो ट्रांसफर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर किया, फॉर एग्जांपल ए है, ए ने बी को XYZ प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो जो ए है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरर, और जो बी है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरी। ये बोलता है हमारा सेक्शन 8 कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो देने वाला है, उस देने वाले को हम लोग ट्रांसफरर बोलते हैं, और जो लेने वाला है, उस लेने वाले को हम लोग ट्रांसफरी बोलते हैं। ठीक है। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 बोलता है कि ओरल ट्रांसफर भी हो सकता है। जहां जहां लॉ ने बोला है कि हम ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां वहां हम ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन लॉ का बोलना जरूरी है। बट ओरल ट्रांसफर वहां नहीं होगा जहां लॉ नहीं बोला है। लॉ ने जहां जहां बोला है कि हम ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उसी जगह पे ओरल ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। तो ओरल ट्रांसफर जहां पे लिखित तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा, वो भी एक ऑप्शन में है, हम ओरल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे कि हम लोग चले जाएंगे वहां पे, आप चले जाइए टैंजिबल प्रॉपर्टी में, जहाँ पे कॉपीराइट वगैरह रहता है। यहाँ पे हम लोग ओरली ट्रांसफर ही करते हैं अपने गाने को या अपने काम को। जो टैंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, वो सारे मैक्सिमम टाइम हम लोग ओरल ट्रांसफर ही करते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग अभी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात नहीं हो रहा है। एक सेकंड देखिए। हाँ, एक और एग्जाम्पल है ओरल ट्रांसफर का, किसी को गिफ्ट करना। ये बेस्ट एग्जाम्पल है ओरल ट्रांसफर का, कि किसी को गिफ्ट कर दिया आपने, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसने आपने किसी को गिफ्ट कर दिया कि ये मेरा ये कार है, ये कार मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। उसमें आपने बदले में कुछ नहीं मांगा कि मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझे बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। तो अगर जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, बदले में आपको कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है, तो उसे हम गिफ्ट बोलते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ओरल ट्रांसफर का। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हमारा वन ऑफ द एग्जाम्पल है ओरल ट्रांसफर का। अभी तक किसी को डाउट है? नो मैम। अब पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्शन 13 और सेक्शन 14। वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ज़्यादा। उसके बाद 10, 11, 12 हम ट्रांसफर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो थोड़ा सा मतलब कंडीशन के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम्स में आते हैं। तो सेक्शन 13 और 14 बात करते हैं ट्रांसफर अनबॉर्न चाइल्ड का। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 5 का, क्योंकि सेक्शन 5 हमें क्या बोल रहा था? सेक्शन 5 हमें बोल रहा था कि ट्रांसफर सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच में होता है। दो लिविंग पर्सन है, वो दोनों के बीच में ही ट्रांसफर होगा, ये हमें बोल रहा था सेक्शन 5।
लेकिन इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 13। वो बोलता है कि एक बच्चा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, एक बच्चा जो अभी माँ के पेट में है, उस बच्चे के फेवर में भी हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमें बोलता है सेक्शन 13, जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आते हैं। ठीक है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। लेकिन जो सेक्शन 13 है, वो जो अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट में ट्रांसफर होता है, वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब कि एक अनबॉर्न, जैसे कि ए है और बी है, ए ने बी को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ए ने जो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, वो डायरेक्टली कर दिया ए ने बी को। लेकिन जब ए एक अनबॉर्न चाइल्ड, और वो अनबॉर्न चाइल्ड माँ के पेट में होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हवा हवा में बात कर ली कि कल को इसको बच्चा होगा तो इसके नाम पे प्रॉपर्टी कर देंगे इसके बच्चे के, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो माँ के वुम्ब में जब एक बच्चा आ जाता है, तब हम लोग उस बच्चे के फेवर में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। और वो कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं? प्रायर इंटरेस्ट जनरेट करके, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके हम लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि हम लोग पहले क्या करते हैं, दादाजी है और पापा है, वो पापा का बच्चा होने वाला है। अब जो दादाजी है, वो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे अपने बेटे, वो आदमी जिसको बच्चा होने वाला है उसके फेवर में। वो बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे होने वाले बेटे का है, मैंने उसके फेवर में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, लेकिन जब तक वो दुनिया में नहीं आया है तब तक उस प्रॉपर्टी को तुम रखोगे। जिस दिन से वो पर्टिकुलर बच्चा दुनिया में आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रायर इंटरेस्ट सेट कर दिया गया, एक प्रायर इंटरेस्ट के साथ उसके पापा को दे दिया गया कि तुम जब तक तुम्हारा बेटा पैदा नहीं होता है तब तक तुम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रखोगे। जैसे ही उसका बेटा आ जाता है दुनिया में, तब वो क्या करता है, तब वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसके नाम से हटके उसके बेटे के नाम पे हो जाती है। तो बेसिकली क्वेश्चन आएगा कि क्या हम किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, अंडर सेक्शन 13। फिर क्वेश्चन आ सकता है या फिर कि सेक्शन 5 का क्या कोई एक्सेप्शन है? तो हाँ, सेक्शन 13 है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 बोला था कि लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर होगा, लेकिन सेक्शन 13 क्या बोल रहा है? सेक्शन 13 बोल रहा है कि अनबॉर्न चाइल्ड तो अभी जीवित नहीं है, वो तो माँ के पेट में है, तो उसके फेवर में भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वो प्रायर इंटरेस्ट जनरेट करके हो रही है। मतलब कि दादाजी ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी प्रायर इंटरेस्ट सेट कर दिया कि जैसे ही तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आएगा, वैसे ही ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो अभी तुम्हारे पास है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तुम्हारे बेटे को चला जाएगा। ठीक है मैडम, एक क्वेश्चन है। हाँ मैडम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अनबोर्न चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी कर दिया वो, अब चाइल्ड हाँ जो चाइल्ड का बर्थ हो जाता है और हाँ तो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाता है, ठीक है। हाँ और आफ्टर सम टाइम 6 महीने या 1 साल बाद मान लो कि एक्सपायर हो जाता, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या रहेगा? वो आफ्टर सम टाइम मतलब कि दुनिया से चला गया। यस सर, 1 साल बाद हाँ, तो वो तो एक्चुअली में वो जो उसको ट्रांसफर किया था, तो वो उसकी माँ के पास चला जाएगा या उसके पापा के पास वापस चला जाएगा। वो तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही होगा ना, या वो रहेगा। जैसे किसी भी आदमी को जो भी प्रॉपर्टी मिलता है, अगर वो आफ्टर 6 महीना या आफ्टर कुछ टाइम इस दुनिया से चला जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का जो भी चीज होता है उसका क्या होता है, सक्सेशन को मिल जाता है। कि एक आदमी जब इस दुनिया से चला जाता है कि उसके डिसेंडेंट को मिल जाता है, उसके बच्चों को वो प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो यहाँ क्या होता है, उसका तो कोई डिसेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो तो अभी अभी 6 महीना पहले ही पैदा हुआ है, तो उसके असेंडेंट को मिल जाएगा वो प्रॉपर्टी। अगर जैसे दादा ने उनके उसका नाम किया था, तो दादा को वापस अच्छा, नहीं जाएगा? हाँ, वो वापस मिल जाएगा, दादा का क्योंकि पार्टी चला जाएगा ना यही फिर वो? चीज है ना कि अगर आप एक प्रॉपर्टी को एक मतलब आदमी को ट्रांसफर कर, एक पर्टिकुलर आदमी के नाम पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ वो आदमी दुनिया से चला गया, तब क्या होता है, उसके जो नीचे के जनरेशन होते हैं वो तो उसको दे देता है ना प्रॉपर्टी। आप लोग पढ़े होंगे ना, क्लास 1 हेयर्स, क्लास 2 एग्नेट्स कॉग्नेट्स। अभी ये लोग भी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी सरकार को चला जाता है। आप लोग ये चीज पढ़े होंगे।
कि कोई प्रॉपर्टी अगर किसी आदमी का अगर वो दुनिया से चला जाता है तो क्या होता है उसके बाद। तो यहाँ पे वही होता है कि इसके नीचे तो कोई नहीं है, वो चाइल्ड के नीचे, तो वो वापस जो प्रायर इंटरेस्ट जिसको सेट किया गया था उसके पास चला जाएगा। मैम इसमें जो है क्योंकि जैसे हिंदू सक्सेशन लॉ एक्ट जो पिछले सेमेस्टर में था, इंटरस्टेट हाँ वाला वो हो गया ये इसमें, मतलब इसका ना तो इसमें क्योंकि प्रॉपर्टी तो इसके नाम होगी थी, कोई ऐसी हाँ कंडीशन नहीं बाउंड करी थी कि 18 साल या वो इमीडिएटली मान लो उसने कह दिया जैसे ही पैदा होगा पूरी प्रॉपर्टी उसके हाँ नाम। तो उस हाँ केस में जो क्लास 1 हायर में जो भी आएंगे उसी को जाना हाँ। चाहिए, ना कि दादाजी को वापस जानी चाहिए। दादाजी तो क्लास 1 हायर में तो नहीं आ सकते, क्लास 1 हायर में जो जाएंगे वो है क्या इसके प्रेजेंट? वो मदर क्लास फादर। 1 हायर में तो माँ है उसकी, हाँ मदर है ना, तो मदर। माँ को जाएगा। हाँ क्लास 1 हायर में तो माँ है ना, सबसे पहले माँ होती है क्लास 1 हायर में। क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट्स कॉग्नेट्स, तो क्लास 1 में माँ होती है। माँ भी नहीं हुई तो क्लास 2 में ये होते हैं, पापा होते हैं। वो भी नहीं हुए तो एग्नेट्स कॉग्नेट्स होने के मतलब मौसी, चाची, काकी, ये लोग होते हैं। और वो भी नहीं है तो सरकार को मिल जाएगा। अब इससे कोई आस पड़ोस में कोई है ही नहीं उस बच्चे का, तो वो सरकार को मिल जाएगा फाइनली। अगर क्लास 1 क्लास 2 तो उसके माँ माँ को मिलेगा, या फिर उसके बहन बहन को। अगर उसकी कोई बहन वगैरह नहीं है तो वो क्या करेगा? बेटी को मिले, सॉरी बहन नहीं बेटी। माँ को मिलेगा या बेटा बेटी को मिलता है, तो उसकी माँ को ही जाएगा ना वो बच्चे की। हेलो, यस मैम, करिए। समझ में आ रहा मेरी बात? यस मैम। अगर वो बच्चा तो हिंदू वाले हिंदू हिंदू एक्ट के अंदर, क्योंकि ये तो मुस्लिम एक्ट से गवर्न होता ही नहीं है, तो हिंदू एक्ट के अंदर वही है आपका कि वो उसकी माँ को चला जाएगा। या अगर उसकी माँ मतलब उस समय तो वो जो सर्कमस्टांसेस होगा, तो वो अगर वो वापस लेना चाहे उस टाइप से कुछ लिखा पढ़ी जो होगा तो होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। नो मैम, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब सेक्शन 14 बोलता है रूल ऑफ परपेचुइटी, मतलब फॉरएवर। मतलब कि आप एक प्रॉपर्टी को कब तक अपने पास रख सकते हैं। तो एक ओनर अपने प्रॉपर्टी को अपने पूरे लाइफ टाइम तक रख सकता है। ठीक है, एक ओनर अपने प्रॉपर्टी को अपने पूरे लाइफ टाइम तक रख सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक ओनर अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने जाता है, तो जैसे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है, ठीक है, वो क्या किए, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को किए, फिर वो अपने नीचे को किए, फिर वो अपने नीचे को ट्रांसफर किए, वो अपने नीचे को ट्रांसफर किए। तो एक पर्टिकुलर फाइनली लास्ट में एक अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर हो गया। ए ने बी को ट्रांसफर किया अपने नीचे के डिसेंडेंट को, बी ने सी को ट्रांसफर किया, ठीक है, सी ने डी को ट्रांसफर किया, डी ने ई को ट्रांसफर किया। अब ये जो एफ है वो ई का अनबॉर्न चाइल्ड है, ई ने एफ को ट्रांसफर कर दिया। अब एफ के बाद चीजें रुक गई, ठीक है, और ट्रांसफर हम नहीं कर सकते अनबॉर्न चाइल्ड के बाद। अनबॉर्न चाइल्ड के बाद हम ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड अगर ऐसा बोलेंगे कि एक अनबॉर्न चाइल्ड का बच्चा को भी हम लोग ट्रांसफर करें, तो ये नहीं हो सकता। ये चीज लिखा हुआ है सेक्शन 14 में। क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड में भी हम लोग उन्हीं लोग अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर करते हैं जो अनबॉर्न चाइल्ड अपनी माँ के पेट में आ जाता है, तभी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक अनबॉर्न चाइल्ड को बच्चे को ट्रांसफर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक आदमी जो है उसके लाइफ टाइम तक उसका प्रॉपर्टी उसका है, और लाइफ टाइम के बाद अगर वो अपने प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर करना चाहे, तो वो एक अनबॉर्न चाइल्ड तक ही ट्रांसफर कर सकता है। अनबॉर्न चाइल्ड के बाहर वो किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मतलब अनबॉर्न चाइल्ड के नीचे वो किसी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड को भी ट्रांसफर करने के लिए उस अनबॉर्न चाइल्ड को अपनी माँ के पेट में होना जरूरी है। इसका कुछ एक्सेप्शन है कि लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा। इसका क्या एक्सेप्शन है? रिलीजियस पर्पस। अगर आप अपने प्रॉपर्टी को किसी रिलीजियस पर्पस के लिए रख दिए हैं, तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉरएवर के लिए वो प्रॉपर्टी चला गया है, यही है। या फिर किसी पब्लिक कॉज के लिए तो फॉरएवर के लिए, नहीं तो आप बस लाइफ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी के ओनर रहेंगे। और अगर आपको ट्रांसफर करना है तो एकदम लास्ट अल्टीमेट गोल है एक अनबॉर्न चाइल्ड। एक अनबॉर्न चाइल्ड तक ही आप एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो अनबॉर्न चाइल्ड के आगे उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते।
मैम ठीक है। ये मैम जो रिलीजियस बताया, रिलीजियस को ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद राइट खत्म हो जाएगा ना इसके बाद? हाँ, लेकिन आपका नाम रहेगा, वो प्रॉपर्टी फॉर एवर के लिए रहेगा, और सरकार को नहीं चला जाएगा वो प्रॉपर्टी, वो रिलीजियस पर्पस में चला जाएगा। ये एक्सेप्शन है। रिलीजियस पर्पज या पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों में कोई सा भी? हाँ हाँ, रिलीजियस पर्पस या पब्लिक इंटरेस्ट दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ये मतलब लाइफ टाइम है भी और नहीं भी है, ये मतलब हाँ हाँ हाँ, ये लाइफ टाइम है भी और नहीं भी है, एग्जैक्टली। का मतलब कि लॉ के द्वारा में तो लिखा हुआ है, लेकिन लिटरल मीनिंग में अगर आप जाए तो नहीं भी है। फिर हम लोग गए थे सेक्शन 10। सेक्शन 10, 11 और 12। सेक्शन 10 बोलता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, मतलब कंडीशन लगा दिया है, मतलब कोई ऐसा कंडीशन, कोई ऐसा शर्त जो रोक रही है एलियनेशन से। ठीक है, मतलब कि पी ए ने बी को ट्रांसफर किया, ठीक है, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दे दिया, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कंडीशन लगा दिया कि तुम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कैसे ट्रांसफर किया? ए ने बी को 100% बेचा तो नहीं होगा, वरना अगर बी के पास पूरा राइट हो गया तो ए कौन होता है बोलने वाला कि तुम ट्रांसफर नहीं कर सकता? बी का जो मन है वो करेगा। अगर ए जो है बी को प्रॉपर्टी लीज में दिया है या मॉर्गेज में दिया है, मतलब किराए में दिया है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो ए के पास पावर है कि वो कंडीशन लगा देगा बी को कि तुम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को या तो बेच नहीं सकते हो, या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते हो। वो कंडीशन लगा के एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 10 मतलब समझ में आया? कोई ट्रांसफर करने समय शर्त लगा दिया कि ये मेरा शर्त है कि तुम ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ ऐसे ऐसे डील करोगे। और ये कब होता है? जब बेसिकली लीज में देता है या फिर मॉर्गेज वगैरह में देता है। ठीक है, अब सेक्शन 11 क्या बोलता है? ये मैम आपने जो बताया कि जैसे बेटी की शादी के पर्पज के लिए प्रॉपर्टी दिया तो उसमें यूज होगा, तो ये भी इसमें आएगा या नहीं? हाँ, ये भी उसमें आएगा, सेक्शन 6 में अलग से लिखा हुआ था। हाँ, ये भी उसमें आएगा, आपने सही बोला, ये भी वैसा ही है। सेक्शन 10 भी वही है, लेकिन अलग से, क्योंकि लॉ में क्या होता है ना कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। लॉ में अलग अलग टाइप के केस आते हैं, तो इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है लॉ में। इसीलिए हम लोग अलग अलग सेक्शन डिटेल में लिख देते हैं। इसलिए लॉ मेकर्स ने क्या किया, अलग अलग सेक्शन, मोर और लेस एक ही टाइप का है दोनों सेक्शन। इसमें ये कंडीशन लगा सकते हैं ना, आप इस पर्पज के लिए यूज करोगे? हाँ, आप इस पर्पज के लिए यूज करोगे, आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचोगे नहीं, यही सब हम लोग लगा सकते हैं। अब सेक्शन 11 है रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप किसी एक पर्सन को कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, और अगर आप बोल रहे हैं कि तुम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हो, तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले? मैंने पूरा पर्टिकुलर पैसा लेके वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो ए ने बी को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल किया। अब ए बी को नहीं बोल सकता कि तुम इसमें मॉल मत बनाओ, या तुम इसमें घर मत बनाओ, या तुम इसमें खेती मत करो, ये ए बी को नहीं बोल सकता। लेकिन अगर ए ने बी को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेल किया है, लेकिन अगर वो ये बोल दे कि तुम इस फेस में, मतलब यहाँ पे बगल में ही अटैच है मेरा घर, और तुम इस घर के इस तरफ से खिड़की नहीं लेके जाओगे, या इस तरफ से दरवाजा नहीं लेके जाओगे, तो वो ए कर सकता है, ये वैलिड हो जाएगा। ए बोल सकता है कि तुम इस फेस में अपना दरवाजा नहीं खोलोगे क्योंकि इसी पर्टिकुलर फेस में मेरा घर का एंट्रेंस है, तो हम लोग का क्लैश हो जाएगा, तो तुम ये काम नहीं कर सकते। या फिर तुम्हारे इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के वजह से मैं अपने घर का गेट नहीं खोल सकता। ये सब रीजन के वजह से ए बी को रोक सकता है कुछ कंस्ट्रक्ट करने से। क्योंकि मैंने तो बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो चीज अटैच है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वो चीज भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही काउंट करते हैं। तो सेक्शन 11 बोलता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेल कर दिया है सामने वाले को, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसको कुछ रोकने का, कोई शर्त रखने का। लेकिन अगर वो अपने प्रॉपर्टी में कुछ पर्टिकुलर चीज कर रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर काम मत कीजिए, आपके इस पर्टिकुलर काम से मेरा ये पर्टिकुलर नुकसान हो रहा है।
आप इस पर्टिकुलर फेस में अपना गेट मत बनाइए, क्योंकि मैं फिर अपना गेट या अपना खिड़की नहीं खोल पाऊंगी। ठीक है। मैम 10 और 11 तो फिर एक ही जैसा हो गया ना, इसमें भी तो कंडीशन हाँ ही लगा। 10 11 12 तीनों एक जैसा है। 12 अभी ये बोल रहा है कि फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। 12 ये बोल रहा है कि अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, अगर आप फ्यूचर में आपका दिवालिया निकल जाएगा तो आप ये प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे दीजिएगा, तो ये भी वॉइड है। ए ऐसा नहीं कर सकता है। ये 12 क्या बोल रहा है, फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। 12 बोल रहा है कि अगर आज के डेट में मैंने आपको जो प्रॉपर्टी दिया है, कल को आप इंसॉल्वेंट हो गए, या कल को आपको इंसेन हो गए, या कल को आपको कुछ हो गया, तो ये प्रॉपर्टी मेरे को वापस चला जाएगा। ऐसा ए नहीं कर सकता, ये वॉइड हो जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 12। तो 10 11 12 एक जैसा सेक्शन है, 13 14 एक जैसा सेक्शन है, आपका 5 6 7 एक जैसा सेक्शन है। आएगा तो ये सबको क्लब करके ही आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है? मैम एक बार 11 बताना जरा अलग से थोड़ा सा। ये 11 में आपने क्या, जैसे ए 10 में तो कोई ना कोई कंडीशन लग रही है। हाँ, 11 में आप कंडीशन नहीं लगा सकते। ओके। सिंपल सा बात है। 10 में आप कंडीशन लगा रहे, 11 और 12 में आप कंडीशन नहीं लगा रहे। मैम ये प्लीज नोट शेयर कर देना ये ग्रुप मुझे में। ये मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है कि कौन बोलते हैं। यहाँ पे पता चलता है क्या? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता सबका नाम। चलिए ठीक है। हाँ जी, बोलते हैं, सब पता है। हाँ हाँ, रुकिए मैं आपको सेंड कर देती हूँ। मैम आपने जो फर्स्ट क्लास में सिखाया था वो भी नोट्स में इंक्लूडेड है? नहीं, नहीं, मैं उसको सेंड कर रही हूँ। वो भी सेंड कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। मैंने दोनों, फर्स्ट क्लास वाला ये था और ये सेकंड क्लास, उसको मैंने फर्स्ट नोट्स और आज के उसमें क्या डिफरेंस है? क्या क्या बोले? हेलो। फर्स्ट में आज में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट में और आज में? अच्छा, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1 जुलाई को आया था। वो बेसिकली मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए, लेकिन उसका ज्यादा पार्ट कवर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को और कम पार्ट कवर करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। एक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज आया था। तो 1882 से पहले जो इंग्लिश लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता था, जिसमें काफी कंफ्यूजन होते थे, इसलिए ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक्ट आया था। इसके अलावा मैंने इसका स्कोप बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 2 लिविंग बीइंग के बीच में हो सकता है, मतलब इंटरवाइवर्स हो सकता है, टेस्टामेंट्री नहीं होता है। टेस्टामेंट्री क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान जब दुनिया से चला जाता है, तब उस जो थ्रू विल या थ्रू जो हिंदू सक्सेशन एक्ट या वैसे जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गवर्न नहीं करता है। वो 2 लिविंग बींग्स के बीच के प्रॉपर्टी को ही गवर्न करता है। लेकिन इसी पर्टिकुलर चीज का एक्सेप्शन मैंने आज क्लास में बताया, सेक्शन 13। एक जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन माँ के पेट में है, उसके फेवर में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद मैंने कुछ अमेंडमेंट्स बताए थे, ये अमेंडमेंट्स आपके पढ़ने के लिए। फिर ये बताया था कि सेक्शन 2 ये बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मुस्लिम लॉ के साथ गवर्न नहीं करता है, मुस्लिम लॉ का अपना पर्सनल लॉ है। फिर मैंने ये बताया था सेक्शन 1 कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसको, मतलब कि पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन पार्ट बी स्टेट जो है उन पे अप्लाई नहीं होता है। बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक ऑफिशियल गैजेट निकाल के इन सब एरिया में भी अप्लाई करवा सकते हैं। फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस है वो अप्लाई नहीं होते, लेकिन यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट, और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट वो करते भी है ऑफिशियल गैजेट। अब सेक्शन 2 में मैंने ये बताया था कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर एक्ट है, उस पर्टिकुलर एक्ट का एक सेक्शन है, वो सेक्शन अगर वायोलेटिव है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अगेंस्ट, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पास इतना पावर है कि वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देगा, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है कि वो पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दे, वो बस उस सेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करेगा। फिर सेक्शन 3 में मैंने डेफिनेशंस बताए थे,
कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास और ये स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं है, उसको हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, जो एग्रीमेंट होता है। टेस्टेड मतलब उसमें साइन हो गया। रजिस्टर मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। अटैच टू अर्थ मतलब जो जमीन, आपका बिल्डिंग, आपके बिल्डिंग में जो अटैच है, बालकोनी, आपका दीवार। एक्शनेबल क्लेम मतलब मैंने बताया था कि अगर कुछ भी हो गया तो आप एक्शन ले सकते हैं। नोटिस मतलब बताए थे। ये सारे डेफिनेशन जो है वो एक जगह लिखे होंगे तो उसको बोला जाता है नोटिस। अब सेक्शन 4 में मैंने बताया था कि आपका टीपी एक्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और रजिस्ट्रेशन एक्ट से, और सप्लीमेंट है रजिस्ट्रेशन एक्ट से। ये हमने वो किया था सेक्शन पहले क्लास में, दूसरे क्लास आज है, और वो मैंने दोनों नोट्स दे दिया। आज के क्लास में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। और ओरल ट्रांसफर का ये क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम में लिखिएगा गिफ्ट। ठीक है, ओरल ट्रांसफर का एग्जाम्पल है गिफ्ट। 7 रिपीट करेंगे मैडम एक बार, क्या सेक्शन 7। 7? सेक्शन 7 बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। सेक्शन 7 बोलता है कि वो कौन से पर्सन है जो कॉम्पिटेंट होते हैं ट्रांसफर करने के लिए। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है। कौन ट्रांसफर पर्सन कॉम्पिटेंट है? उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर कॉम्पिटेंट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन आप ही सोचिए कि एक अनबॉर्न चाइल्ड है, एक अनबॉर्न चाइल्ड या एक 5 साल का बच्चा है, वो अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर है, तो क्या वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसके भी कुछ कंडीशंस है। वो ओनर 18+ होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ये मैम टोटल कितने सेक्शन है इसमें? ये टोटल 14 सेक्शन मैंने बताया। सेकंड पॉइंट में आपको इतने ही, मतलब कि इतने ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो अगर सब पढ़ने गए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोगों को बता दिया है। तो टोटल सेक्शन है कितने इसमें? टोटल आपके जो सेक्शन है, मैं 137 कुछ सेक्शन है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपके लिए नोट्स बनाया था, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैंने आपको सेंड नहीं किया है। मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगी। इसमें कम ही सेक्शन है, ज्यादा सेक्शन नहीं है टीपी एक्ट में। हो जाएगा, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जितने क्लासेस मिले उतने तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्लास एंड कर देंगे। ठीक है फिर, थैंक यू।